ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मान सिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? अच्छा, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। आप जिस रोड का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए हुमायूं रोड है दिल्ली में। एक एक करके हम वो सड़कें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे। ये हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, ये सारी जो सड़कें हैं वो दिल्ली में हैं। आशुतोष जी कुछ आप बोलना चाहते हैं? कम से कम मैं सुधांशु जी की ईमानदारी को मानता हूं। मान लिया कि संघ की परंपरा में कोई बड़ा इतिहासकार है, मान लिया इन्होंने, नहीं बनाया। अरे भाई, जब सावरकर लिख सकते थे, आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना, लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना। एक अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, शाहजहां हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया, सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहां पे है, जो संघ चालक कह देते हैं सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी, श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा कि अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को ठीक है, एक सेकंड, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ, मैंने चैलेंज नहीं किया। मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फिर लाइव टेलीविजन में मान लिया है कि इनके यहाँ कोई इतिहासकार नहीं है। क्यों? कोर्ट में। अरे भाई आपने माना, दोबारा माना आपने, दूसरी बार माना आपने। मैं कहता कि आप ये कहते हैं कि हमारे फला इतिहासकार ने जो संघ से जुड़े हुए हैं, इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती। आप कोर्ट में जा रहे हैं, दुनिया का आप रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, केएम पनिकर को, सतीश चंद्रा को दुनिया वर्ल्ड के हिस्टोरियन, टॉप हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, यही दक्षिण पंथियों की दिक्कत है। दक्षिण पंथियों का लेखन है ही नहीं, इतिहासकार है ही नहीं, और उनका एकेडमिक्स है ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग। ठीक है, आप ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके जवाब में सुधांशु जी ने अपने तर्क दिए, लेकिन मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं। और भी मेहमान हैं, कुछ फैक्ट्स रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास, बादशाह, जन्म स्थान और शासन काल, ये हम अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, बाबर जन्म स्थान उज्बेकिस्तान 1526 से 1530, बाबर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हुमायूं जन्म स्थान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56, यह है उसका शासनकाल। इसके बाद आप आ जाइए, अकबर सिंध
जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1556 से 1605 शासनकाल रहा। इसके बाद जहांगीर, जन्म स्थान भारत, मुगल शासक लेकिन जन्म स्थान भारत, सरजमीने हिंदुस्तान, 1605 से 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, 1627 से 1658, यह शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद औरंगजेब, जन्म स्थान कहां? भारत, हिंदुस्तान, 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। और इसके बाद बहादुर शाह जफर, जिनका जन्म स्थान भारत, और उन्होंने आखिरी सांसें भी यहीं ली 1837 से 1857। और अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग लड़ी गई बहादुर शाह जफर की तरफ से, उसके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा? इस सवाल के जवाब के लिए मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा और इधर बैठे अपने खास मेहमानों के पास आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक बहुत संगीन आरोप लग रहा है, और वो आरोप यह है कि जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने गलत इतिहास गढ़ने की कोशिश की, हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की। ये आरोप जो है, इस पर आपका जवाब क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है क्या, जिसे अब सुधारा जा रहा है? समीर जी देखिए, सीधी सादी बात है। मैं आपकी इस बात से, जो सुधांशु जी ने इन्होंने जो आरोप लगाया वो गलत है। मैं आपको उसको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्रीहिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी? खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी? अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी? हिटियंस कौन थे? बताइए ना। सब खत्म। अरे हाँ सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित कहा, इतिहास किससे कहानी नहीं होती, किससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। बहुत नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है? हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी। आपके यहाँ नहीं आती थी। हर्ष नारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, नहीं बोला आगे नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। सुधांशु जी, एक गलत बात है, आपने पूछा गलत बात है। सुनिए पूरी बात को, ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरसी ठाकरे हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए, उनको भी संस्कृत और ब्रह्मी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के। लखनऊ कोर्ट की प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, हुए तो कोर्ट में उनकी बात पूरी हो जाना। दिनेश प्रोफेसर साहब की बात पूरी हो जाए, वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। जी, इनकी योजना सुनिए जल्दी से, जल्दी मत कीजिए। 22 मिनट बोलिए। झूठे इतिहास की इनकी योजना सुन लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ये इन्होंने विदेशियों ने लिखा, एक साथ रोमिला थापर विदेशी है, आर.एस. शर्मा विदेशी है, डी.एन. झा विदेशी है, या प्रोफेसर क्या कहते हैं विपिन चंद्र विदेशी है, तहसील चंद्र विदेशी है। अरे भैया रे, कंपोजिट कल्चर का इतिहास है इंडिया का। ये चाहते ही नहीं है कि कंपोजिट कल्चर दिखाया जाए। ये मुगल को इसलिए अलग कर रहा है कि कंपोजिट कल्चर को डिलीट किया जाए, विविधता में एकता की दर्शकता को ना लगाया जाए। ये चाहते ही नहीं है कि विविधता और एकता आगे बढ़े, क्योंकि इनकी योजना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अगर ये सब दिखाएंगे तो इनको अडानी भी दिखाना पड़ेगा, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के भी दिखाने पड़ेंगे। ये उसको दिखा रहे हैं। अब सुन लीजिए जिन बातों का आपने जिक्र किया उसी का एक जवाब ले लेते हैं। एक मिनट। हाँ, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आप मुगल को नहीं बताएंगे तो मेडिवल इंडिया के राज्य का धर्म, राज्य की प्रवृत्ति कैसे बताएंगे आप? मुझे आप बताइए, क्या उस राज्य की कैसे बढ़ाया गया या घटाया गया? ठीक है वेदव्रत तिवारी जी, सर एक मिनट, अब आपकी इजाजत से। सर हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क हैं इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं, इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे। वेदव्रत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तिवारी जी, अगर एक पूरे चैप्टर को सर सीपीआई के हैं, ये भी बोलिए। बिल्कुल वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक व्यक्ति हैं, वामपंथी विचारधारा की बुलंद आवाज है। ठीक है, बिल्कुल। अरे सर थोड़ा